बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। सबसे पहले तो ये खुद कुछ धमाका हुआ अख्तर मेंगल साहब का जो काफ़िला मैंने आपको बताया था पिछली वीलॉग में कि वो लकपास के करीब पहुँच गया। लकपास वो एरिया है जो मुख्तलिफ सड़कें इकट्ठी होती हैं और वो एक मेन शाहरा पे पहुँचती हैं। यहाँ पे आगे लकपास है, यहाँ से 30 किलोमीटर पे 30 किलोमीटर दूर जो है वो आप कोयटा में पहुँच जाते हैं। यहाँ कंटेनर्स लगा के रास्ते को बंद कर दिया इंतज़ामिया ने और शदीद शेलिंग की गई है, फायरिंग की गई है, टॉर्चर हुआ है, कारकुन गिरफ्तार हुए हैं। तो अख्तर मेंगल साहब ने जो स्टेटमेंट दिए थे मैंने आपको बता दिए थे। अब जो खबर आई इंतहाई अफसोसनाक है। अब वो ये है कि अख्तर मेंगल साहब का जो काफ़िला है वहाँ पे एक जलसा हो रहा था, जहाँ पे रोका गया। उन्होंने वहीं पे जलसा शुरू किया, लोग वहीं पे बैठ गए और वहीं पे उन्होंने धरना दे दिया है। पहले कोशिश करते हैं वो, साथ साथ ये भी कोशिश करते हैं कि किसी तरह ये कंटेनर्स हटाए जाएँ, सिक्योरिटी फोर्सेस को धकेला जाए और फिर वो कोयटा के अंदर दाखिल हो जाए। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि सरदार अख्तर मेंगल का काफ़िला बलूचिस्तान में दाखिल होने वाली एक बड़ी शाहरा के ऊपर बैठा हुआ है। दूसरी जानिब जो है वो कई और इलाकों में एहतजाज जारी है। लेकिन पहले खुद कुछ हमले के बारे में मैं आपको बताता हूँ जो तफसीलात मैंने इकट्ठी की हैं और जो बात अख्तर मेंगल साहब ने बताई है। एक तो अख्तर मेंगल साहब ये कहते हैं कि गुज़िश्ता रात से लॉन्ग मार्च के शुरका पर मुसलसल शेलिंग और फायरिंग की जा रही है। इनकी मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ छीन ली गई हैं और कुछ को जला दिया गया है। लॉन्ग मार्च इस वक्त भी लकपास पर रुका हुआ है। अगर ये नाअहल हुकूमत सिर्फ हमें पुरअमन तरीके से कोयटा में दाखिल होने और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने की इजाज़त दे देती, जैसा कि हमने पहले दिन से वादे किया है, तो ये सूरत हाल पैदा ना होती। हमने बार बार अपने कारकुनों और आवाम से पुरअमन रहने की अपील की है और अब भी करते हैं, मगर हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट चंद लाख निहत्ते अवाम से खौफजदा है। वो लोग जो जमहूरियत के बड़े बड़े दावे करते हैं, आज के दिन पर ज़रूर गौर करें। आज उन्होंने बलोच और पश्तून अकवाम को जो पैगाम दिया है वो बहुत वाज़ेह है। पाकिस्तान की मरकज़ी सियासत में ना इंसानी हकूक़ की बात करने वालों के लिए कोई जगह है, ना सियासी जमातों के लिए और ना ही पुरअमन एहतजाज करने वालों के लिए। रियासत ने नौजवानों को एक बार फिर पैगाम दिया है कि वो पुरअमन तरीक़ों से या पुरअमन तरीक़ों को छोड़ कर कोई और रास्ता इख्तियार करें। ये बात मैं भी बार बार कह रहा हूँ कि नौजवानों को आप किधर धकेलना चाहते हैं? वो पुरअमन रास्ते की तरफ जाते हैं, आप उनके लिए रास्ते ही कोई नहीं छोड़ते। तो आप क्या चाहते हैं कि वो बंदूक उठाएं हाथ के अंदर? तो ये अब वो भी यही कह रहे हैं कि रियासत ने नौजवानों को एक बार फिर ये पैगाम दिया है कि वो पुरअमन तरीक़ों को छोड़कर कोई और रास्ता इख्तियार करें। हमें ना अपनी माओं और बहनों के लिए आवाज़ उठाने की इजाज़त है, ना लापता अफराद के लिए एहतजाज की इजाज़त है, ना उनकी लाशें मिलने पर सवाल उठाने की इजाज़त है, और हम इसे जमहूरियत कहते हैं। ये जनाब अख्तर मेंगल साहब ने बात की। अब हुआ ये कि वहाँ पे एक जलसागाह बन गई। अख्तर मेंगल साहब जो है वो वहाँ पे मौजूद थे अपने साथियों के साथ और सामने जो है वो हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं। अब वहाँ तकारीर हो रही हैं और अख्तर मेंगल साहब के जो कबीले के लोग हैं वो डिफरेंट टोलियों में, क्योंकि वो सारा कच्चा सा इलाका है, वो आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे एक दश्त टाइप है, वो पत्थर है, रेत है, वहाँ इस तरह से है। तो वो लोग मुख्तलिफ जगहों पे बैठे हुए हैं बलोच, और उनका म्यार ज़िंदगी आपको पता ही है, उनका पहनावा आपको पता है, वो पाकिस्तान से कितना पीछे चल रहे हैं ये भी आपको पता है, और उनकी वजह से या उनके वसाइल की वजह से पाकिस्तान कितना आगे गया ये भी आपको पता है। बहरहाल वो लोग वहाँ बैठे थे तो उन्हें एक मशकूक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। उस आदमी को रोका, दूर रोका कि रुक जाओ, और उस आदमी ने पिस्टल निकाल लिया, जो वहाँ से ऐनी शाहिदीन के मुताबिक चीज़ें रिपोर्ट हुई। उस आदमी ने पिस्तौल निकाल लिया, लेकिन अख्तर मेंगल साहब के लोग जो हैं वो उन्होंने इसका मुकाबला किया। वो शख्स भागा बच के, 2 लोग उसके पीछे भागे, भागते भागते वो शख्स गिर गया। जब वो गिरा तो उसके बाद धमाका हो गया, और वो जो शख्स था उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो खुद कुछ बमबार था। वो अख्तर मेंगल साहब के जलसागाह के ऊपर धमाका करने के लिए आ रहा था, इनके मेन काफिले के ऊपर अटैक करने आ रहा था। लेकिन हुआ ये कि उसको अख्तर मेंगल साहब के लोगों ने पहचान लिया, वो वापस भागा, ये उसके पीछे भागे और वो गिर गया। अब गिरने की वजह से हादसाती तौर पे या फिर वैसे ये उसने खुद अपने आप को उड़ा लिया, इसके बारे में कोई पता नहीं है। अख्तर मेंगल साहब ने भी यही बात की है, लेकिन 2 लोग अख्तर मेंगल साहब के जो उनके पीछे भाग रहे थे वो ज़ख्मी हुए हैं। हुकूमत को आप ये देखें, हुकूमत ने कोई एम्बुलेंस नहीं भेजी, कोई सरकारी अमला नहीं भेजा। जो खुद कुछ बमबार था उसके जिस्म से जो हिस्से मिले उनको इकट्ठा करने के लिए किसी फोरेंसिक टीम को नहीं भेजा, कोई सरकारी मदद वहाँ पे नहीं पहुँची। यानी क्या हुकूमत इन्हें अपने मुल्क का या अपने सूबे का दुश्मन समझती है? ये कहीं दुश्मन मुल्क से आए हुए लोग हैं।
भाई पाकिस्तानी है, इनके ऊपर एक अटैक हुआ है, बेशक वो नाकाम हो गया है, तो रियासती इदारों को वहाँ पहुँचना चाहिए, वहाँ पे एम्बुलेंसें पहुँचानी चाहिए, जो ज़ख्मी हैं उनको रेस्क्यू करना चाहिए था, जो शख्स यहाँ पे आया उसके बाकियात इकट्ठी करनी चाहिए थी और तहकीकात को आगे बढ़ाना चाहिए था। ये छोटा वाक़या नहीं है, एक बड़े लीडर के ऊपर खुदकुश हमले की कोशिश की गई है। अब अख्तर मेंगल साहब ने बातचीत की है चंद सहाफ़ियों से, जिनमें एक सहाफ़ी ने रिपोर्ट किया कि खुदा न खास्ता अगर कोई वाक़या हुआ या अख्तर मेंगल साहब को कुछ हुआ तो उन्होंने कहा जी इसकी ज़िम्मेदारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़िम्मे होगी, सिक्योरिटी इदारे जो है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे अगर मुझे कुछ हुआ तो। नाज़रीन, ये इस वक्त सूरत हाल है। वो अपनी माओ बहनों को आज़ाद करवाने के लिए कोयटा के दरवाजे पे बैठे हैं सूबाई दारुल हुकूमत के, और कोयटा के अंदर जो इंतज़ामिया है वो कोयटा को एक किला बनाकर अंदर बंद हो गई है और वो किसी को अंदर नहीं आने दे रहे। हज़ारों लोग अपनी ईद कुर्बान करके अपनी ख़वातीन की रिहाई के लिए वहाँ पहुँचे। अब ये बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं, ये बेचारे, अब बलूचिस्तान में अगर हज़ारों लोग भी इकट्ठे हो जाए ना तो वो अब पंजाब में लाखों के बराबर आप समझें। आबादी छोटी है, वसाइल बहुत कम है, लोग बड़ी मुश्किल से ट्रैवल कर पाते हैं, वहाँ तो लोगों की गुर्बत का आलम ही बहुत अजीब है। तो वहाँ पे हज़ारों लोगों का वहाँ मौजूद होना ये बहुत बड़ी बात है। अब मेंगल साहब तो चंद लाख लोग कह रहे हैं, लेकिन अभी ये हज़ारों लोग वहाँ पे मौजूद हैं अगर आप ज़मीनी हक़ाइक़ को देखें, और ये बहुत बड़ी तादाद है। अब ये हज़ारों लोग जो है वो अपनी ईद ख़राब करने के लिए भी तैयार हैं कि हम ईद के ऊपर भी घर नहीं जा रहे जब हमारी ख़वातीन की इज़्ज़त महफूज नहीं है, और हज़ारों लोग अपनी ईद कुर्बान करके अपनी ख़वातीन के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। और बलूचिस्तान में एक और ख़बर है जी, कच्ची और मूसा खेल में भी शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक ट्रैफिक बंद कर दी गई। यानी ये आप अंदाज़ा कर लें कि दिन की रोशनी के अलावा आप अब बलूचिस्तान में ट्रैवल नहीं कर सकते। ये वो इलाके हैं जहाँ पे दिन रात ट्रैवल किया जाता था, कभी कोई मसला ही नहीं होता था, हत्ता कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी यहाँ पे मसाइल नहीं हुए। लेकिन बलूचिस्तान को एक ऐसी आग में धकेला गया है और एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी गई है कि अब दिन के वक्त ही आप ट्रैवल कर सकते हैं, और वो भी महदूद इलाकों में। आप हर तरफ बलूचिस्तान में नहीं जा सकते। और जो मैं कह रहा हूँ जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, मकामी सहाफ़ियों से, मकामी लोगों से बात करके ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। नाज़रीन, गवादर में भी एक धरना दे दिया गया है, और गवादर वाले धरने में सूरत हाल ये है कि जो जमात इस्लामी के हदायतुर रहमान साहब हैं, हम सब उन्हें जानते हैं, उन्होंने गवादर में इससे पहले हक दो तहरीक चलाई थी, बड़ी तगड़ी उनकी तहरीक थी। उन्होंने धरना दे दिया है अब गवादर में, और वो अपने मुतालबात के लिए वहाँ बैठे हैं। गवादर पे आपको याद होगा अभी अटैक हुआ था और कुछ लोग शहीद हुए गवादर में, और उसके बाद अब गवादर में धरना दे दिया गया है। और इसका यानी उनके मुतालबात भी इसी तरह के हैं जैसे अख्तर मेंगल साहब के मुतालबात हैं, लेकिन हुकूमत कोई मुतालबा सुनने के मूड में नहीं है। दूसरा एक और अफसोसनाक वाक़या है नाज़रीन, अच्छा इसके बारे में तफसीलात अभी आ रही हैं, मेरी मकामी सहाफ़ियों से बात हुई है। ये एक्चुअली स्वात के लोग हैं, स्वात के रहने वाले हैं, और अगर आप स्वात से इस्लामाबाद की तरफ ट्रैवल करें तो एक स्वात मोटरवे है जो सूबाई हुकूमत ने बनाई थी। वहाँ पे एक काटलिंग का इलाका आता है, उसका एक इंटरचेंज भी बना हुआ है, ये मर्दान की तरफ आपको ले जाता है। यहाँ पे ना 2 शमोज़ो के इलाके हैं। एक शमोज़ो ब्रिज जो है वो है आपका स्वात में जाते हुए अंदर एंटर होते हुए मलकंड की तरफ, अगर आप जाते हैं तो आपके लेफ़्ट पे आता है। दूसरा जो शमोज़ो का इलाका है ये यहाँ पे मर्दान के ज़िले में मौजूद है, काटलिंग के पास। तो यहाँ पे पहले ये कहा गया कि ज़्यादा हमले हुए हैं, लेकिन अब जो इतलात आ रही है कि ड्रोन हमला, डेफिनेटली मकामी लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ड्रोन हमला किया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, जिसमें बेगुनाह लोग शहीद हो गए हैं। अब ये अखूनज़ादा हुसैन साहब, जिनका ताल्लुक़ आप उनको सुनते रहते हैं जब भी फजलुर रहमान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात होते हैं, ये बड़ी तेज़ी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इन्होंने अपना एक मुकाम हासिल किया है मौजूदा दौर के अंदर। दोनों जमातों को करीब लाने में, डीलिंग के अंदर ये बड़ी मेहनत करते हैं। अभी कुछ अर्सा पहले अपोजिशन की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी अखूनज़ादा हुसैन साहब का एक बड़ा किरदार था। तो उन्होंने ये बताया कि 10 बेगुनाह शहरी इसमें शहीद हो गए हैं, जिनमें ख़वातीन भी शामिल हैं, और ये हमला जो किया गया है उनके बकौल ये रियासती इदारों की जानिब से ड्रोन हमला किया गया है। मकामी लोग जितने भी हैं, सहाफ़ी हैं, उनके ज़राए ये कह रहे हैं कि ये ड्रोन हमला है, लेकिन सरकारी जानिब से अभी बिल्कुल खामोशी है। ना तो पुलिस ने कोई बयान दिया इस पर, ना सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस पर कोई बयान दिया, ना खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अभी तक कोई स्टेटमेंट आया, ना ही फेडरल गवर्नमेंट का अभी तक कोई स्टेटमेंट आया। वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा, किसी ने कोई स्टेटमेंट अभी तक इसके ऊपर नहीं दिया।
लेकिन ये ड्रोन हमला रिपोर्ट हुआ है जिसमें 10 लोग शहीद हुए हैं और मकामी अफराद के मुताबिक ये बेगुनाह लोग हैं, इनमें खवातीन भी शामिल हैं और इनकी लाशें अब रख दी गई हैं लाके लवाकिन और अहले इलाका की जानिब से स्वात मोटरवे पे, और पिछले कई घंटे से स्वात मोटरवे बंद है। अब ये एक नई सिचुएशन है, लाशें रख के लोग एहतजाज कर रहे हैं स्वात मोटरवे पे। ये लोग कौन थे, ज़रा थोड़ा मैं आपको बताया तो इनमें ज़्यादा लोग वो हैं जो नकल मकानी करते हैं। ये अपर स्वात के रहने वाले हैं, जैसे अपर चित्राल के इलाके हैं, अपर स्वात के इलाके हैं। ये लोग करते ये कि जब सर्दी का मौसम आता है तो ये 5 महीने के लिए 6 महीने के लिए नीचे चले जाते हैं, मर्दान के इलाकों में चले जाते हैं, दीगर कुछ और इलाकों में चले जाते हैं। वहाँ पे ये बाद का घर किराए पे ले लेते हैं। बाद लोगों के 2-2 घर हैं कि वो अपनी ज़िंदगी के चंद महीने गुजारते हैं जब बहुत सर्दी होती है, जलाने के लिए लकड़ी भी अवेलेबल नहीं होती। और इमरान खान साहब ने एक जब उसूल बनाया था कि आप जंगल नहीं काट सकते, तो उसके बाद ये लोग अपनी ज़िंदगी का इन्होंने तरीक़ाकार ज़्यादा तब्दील कर दिया था। तो ये अपर स्वात के इलाकों से जो लोग नीचे आए, वो लोग आकर यहाँ पे काटलिंग के इलाके में रह रहे थे। तो काटलिंग के इलाके में जब ये खुदकुश हमला हुआ है, ये वो लोग हैं जिनके ऊपर अटैक हुआ और आजकल के दिनों में ही इनको वापस अपर स्वात में अपने इलाकों में जाना था। तो नाज़रीन, ये इंतहाई अफसोसनाक खबर है। इसके ऊपर एक तरफ का पूरा मौक़िफ़ हमारे पास मौजूद है कि ड्रोन हमला हुआ है, दूसरा इसके अंदर ये दावा किया गया कि ख़वातीन भी शामिल हैं जो शहीद हुए लोग उनमें, और तीसरा ये कि ये बेगुनाह लोग हैं जो शहीद हुए हैं। अब जो सरकारी मौक़िफ़ है वो आना बाकी है, वो आता है तो वो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। नाज़रीन, कादी फ़ायद ईसा साहब की एक तस्वीर जो है वो वायरल हुई है। ये ज़रा तस्वीर आप देखें, ये पहचाने नहीं जा रहे ना आपसे, ये काजी फ़ायज़ ईसा साहब है। अंदाज़ा कीजिए आप, अब ये शख्स पहचाना भी नहीं जा रहा। पता है क्यों? देखें, पूरा हुलिया ही बदला हुआ है। जैसे कपड़े कादी फ़ायज़ ईसा ने पहने हुए हैं, ऐसे कपड़े तो ये कभी पहनते ही नहीं थे। शलवार कमीज और वेस्ट कोट कौमी लिबास है, पहनना चाहिए, लेकिन आप ये देखें कि उन्होंने ये कपड़े इससे पहले हमने उनको ऐसे नहीं देखा नॉर्मली। तो ये उस तरह के कपड़े इन्होंने पहने हुए हैं। दूसरा आप देखें, इनके सर के बाल बहुत छोटे छोटे हैं, बिल्कुल ही जैसे मशीन फेरी हुई होती है। फिर अगर आप दाढ़ी के बाल देखें तो काजी साहब की पहले दाढ़ी जो है वो थोड़ी सी लंबी हुआ करती थी, अब बिल्कुल ही ना होने के बराबर बिल्कुल छोटी छोटी दाढ़ी है। और जो ऐनक कादी फ़ायज़ ईसा साहब ने लगाई हुई है, ये ऐनक हुलिया बदलने के लिए ऐसा लगता है लगाई है कि इस ऐनक को पहनने के बाद कादी साहब बिल्कुल ही नहीं पहचाने जा रहे कि ये वो वाला आदमी है जिसने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पे तबाही फेरी हुई थी। अब ये फ़ोटो 2 लोगों के साथ जब कादी साहब की सामने आई तो फिर उसके बाद कादी साहब की जो लोगों ने तबाही फेरी है, मुझे कुछ चीज़ें याद आ गई। यानी ऐसा लगता है देख के कि वो हुलिया बदल के अपना फिर रहे हैं। हो सकता है उन्होंने उम्रा किया हो कादी साहब ने और सर के बाल जो है वो मुंडवाए हो, लेकिन ये भी मुमकिन है कि, लेकिन दाढ़ी जैसे छोटी होगी ना तो ये एक अलग कहानी है, इसको उसके साथ आप नहीं जोड़ सकते। भी जैसे ऐनक तब्दील हुई है, बज़ाहिर ऐसे लगता है कि कादी फ़ायज़ ईसा ने अपना हुलिया तब्दील किया है और वो नहीं चाहते कि लोग उन्हें पहचाने। क्योंकि देखिए, यूरोप में पाकिस्तान से बाहर आप कहीं भी जाते हैं, आप एयरपोर्ट पे जहाज़ों में आप ट्रैवल करते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है जब आपने लोगों के बारे में ऐसे गलीज़ फ़ैसले किए हो। बतौर जज उन्होंने नाइंसाफ़ियों की दास्तान रकम की है, हर वो जुल्म किया है जो कोई और जज नहीं कर पाया। और सबसे ज़्यादा मुझे जो बात याद आई कादी साहब की ये तस्वीर देखकर, कादी साहब ने एक दिन रिमार्क्स दिए थे कि किचन की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती तो किचन को छोड़ दें, बाहर निकल जाए। तो अब कादी साहब के लिए पूरी दुनिया ही किचन बनी हुई है, पूरी दुनिया की ज़मीन कादी साहब के लिए गर्म है और कादी साहब हुलिया बदल के फिरते हैं। और इमरान खान साहब का भी एक बयान मुझे याद है। इमरान खान साहब ने कहा था कि ये लोग मुंह छिपाते फिरेंगे, और देखें आप, वो जो इनकी असली शक्ल है उसको उन्होंने छुपाया है, एक नई शक्ल के अंदर कादी फ़ायज़ ईसा साहब को नजर आए हैं। थोड़े दिन पहले एक और भी कादी साहब के हवाले से बयान कहीं गर्दिश कर रहा था कि शायद कादी साहब पछता रहे हैं जो कुछ उन्होंने किया पाकिस्तान के साथ, लेकिन नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। अगर पछता रहे होते तो जब वो कुर्सी पे बैठे थे तो कुछ तो ऐसा करते, लेकिन आखिरी दम तक कादी फ़ायज़ ईसा ने कोशिश की कि उसको एक्सटेंशन मिल जाए। उस एक्सटेंशन के लिए 26वीं आईनी तरमीम के रास्ते तक निकाले कादी फ़ायज़ ईसा ने, सारा कुछ करके देख लिया लेकिन बात बनी नहीं। तो कादी फ़ायज़ ईसा को अल्टीमेटली जाना पड़ा, ओहदे से जाना पड़ा, उसको छोड़ना पड़ा, और बड़ी बेदिली के साथ वो गए हैं क्योंकि उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं इस ओहदे पे एक्सटेंशन नहीं लूँगा। गोल मोल बयान देते थे, वो कहते नहीं थे। सिद्दीक जान साहब की बात मुझे याद आई जिसमें उन्होंने लिखा था कि ये किरदार तारीख के कूड़ादान में जाएगा। अब ये मकाम इबरत है तमाम उन लोगों के लिए जो कुर्सी पे बैठ के ये समझते हैं कि वो खुदा बन बैठे,
जिन्हें कुर्सी पे बैठ के ये लगता है कि इस सुबह की कभी शाम नहीं आनी। हर आदमी का एक जवाल होगा। आज आप देखें कि जनरल कमर जावेद बाजवा या जनरल नदीम अंजुम वो पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों को फेस नहीं कर सकते। काजी फायज ईसा पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों को फेस नहीं कर सकता, नहीं कर सकते ना। जनरल बाजवा ने तो एक जगह पे ये भी कह दिया था, मैंने वो वीडियो देखी, कि मैं वो हूं ही नहीं, और काजी साहब ये साबित कर रहे हैं कि मैं वो हूं ही नहीं। आप अंदाजा करेंगे जब आपको अपनी ज़ात, अपनी शख्सियत छुपानी पड़ जाए तो आपने क्या काम किए होंगे जिनकी वजह से आप यहां तक पहुंच गए हैं। आपने कितना जुल्म किया, एक पॉलिटिकल पार्टी से उसका निशान छीन लिया, ज़बरदस्ती का रिजीम चेंज ऑपरेशन करवाया, इंसानी हुकूक की पामानियों पे आप खामोश रहे, जबरी गुमशुदगियों पे आपने कोई फैसला नहीं दिया, आप आलाकार बने रहे एस्टेब्लिशमेंट के, और आपने हर वो काम किया जो एस्टेब्लिशमेंट को और इमरान खान साहब के पॉलिटिकल अपोनेंट्स को सूट करता था। आप उनके साथ खड़े हो गए। नादरीन, बिलाखिर अहमद नूरानी साहब की वालिदा ने पुलिस और अदलिया से मायूस होकर इंसाफ ना मिलने पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब से अपील कर दी है और ये कहा है कि सिर्फ आप ही ये कर सकते हैं, मेरे बेटों को आप बाजियाब करवा दें। जो अहमद नूरानी साहब ने किया या कहा, मैंने उन्हें पहले भी मना किया था और मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना उसके भाइयों का उससे कोई ताल्लुक़ है, लिहाजा आप उन्हें छुड़वा दें, आपकी बड़ी मेहरबानी। अब ये एक माँ क्यों अपील कर रही है? देखें, 10 दिन 11 दिन की फिर डेट दे दी है जज साहब ने। 7 अप्रैल को अब मैं ये केस सुनूंगा, जज साहब ये कह रहे हैं। ये बड़ा नॉर्मल कर दिया है जबरी तौर पे किसी को लापता करना। सोचिए अगर जज साहब का अपना बेटा लापता हो जाए या उनकी अपनी बेटी लापता हो जाए या जज साहब को ही लापता कर दिया जाए, तो जज साहब क्या इतनी लंबी लंबी तारीखें देंगे? कभी अपने बच्चों को रख के सोचिए कि जो लोग लापता होते हैं उनकी फैमिलीज पे, उनके घर वालों पे क्या गुजरती है, उस तकलीफ को कभी आप महसूस कीजिए। बहरहाल जज साहब ने लंबी डेट दे दी है और देखें, इसमें एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि अहमद नूरानी की वालिदा ने वज़ीर आज़म को नहीं कहा, सदर को नहीं कहा, उन्होंने डायरेक्ट आर्मी चीफ को कहा है। तो आप इसका मतलब समझ जाएं कि कौन क्या कर रहा है इस मुल्क में और कौन क्या कर सकता है, सारे इख्तियारात किसके पास है, और जबरी गुमशुदगियों में अगर कोई गया तो वापस लाने की उम्मीद लोग किसकी तरफ ले जाते हैं। यानी अदालतें हमें इंसाफ दे नहीं सकती, पुलिस दे नहीं सकती, लोग मायूस हैं। और ये फिर स्टेटमेंट जो है वो दिलवाया गया। यानी अहमद नूरानी की वालिदा से रब्ता कर रहे थे कुछ दोस्त, हमारे ही दोस्त हैं, और वो ये कह रहे थे कि बीच का रास्ता निकालते हैं, माजी आप एक स्टेटमेंट तो जारी करें, आप एक बयान तो दें ताकि हम जाएं लेकर बयान और जाकर कहें जी ठीक है, ये देखिए इन्होंने कह दिया कि हमारा अहमद नूरानी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इनको आप छोड़ दें मेहरबानी करके। अहमद नूरानी पे आपने केस करना है, जाके आप अमेरिका में केस कर दें, जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ जाके केस कर दें। गलत खबर है तो जाके वहाँ केस कर दें। अब ये जो है कुछ लोगों ने कोशिश की है और अहमद नूरानी साहब की वालिदा ने ये स्टेटमेंट दिया है। नाज़रीन, एक और ख़बर है और वो खबर है जी 6 नहरों की उसूली मंजूरी के हवाले से। मैंने आपको ये खबर दी थी और आपको बाकायदा सबूत दिखाए थे, ये आप बेशक दोबारा देख लें कि आसिफ अली जरदारी ने मंजूरी दी थी 6 नहरों की। अब डॉन अखबार ने इसके ऊपर इंकशाफ कर दिया है। डॉन अखबार मिनट्स निकाल के ले आया, उस मीटिंग की, और उसने कहा जी कि आसिफ अली जरदारी ने वो 6 नहरें बनाने की असूली मंजूरी दी थी जिनके खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आजकल एहतजाज कर रही है। सिंध की हुकूमत और पीपल्स पार्टी जो है वो आजकल एहतजाज कर रही है, लेकिन ये नहरें बनाने की जो मंजूरी है वो बिलावल जरदारी और आसिफ जरदारी और आसिफा जरदारी, इन लोगों ने, इनकी वफाकी हुकूमत ने और सदर पाकिस्तान के तौर पे जो है खसूसन आसिफ अली जरदारी साहब ने इनकी मंजूरी दी थी। अगर सिंध के लोगों के पानी के साथ कोई खिलवाड़ हो रहा है या उन्हें लगता है कि उनके साथ कोई ज्यादती हो रही है तो उनके साथ ये ज्यादती नून लीग नहीं कर रही। मैं आपको ये फिर बता रहा हूं कि नून लीग उनके साथ ये ज्यादती नहीं कर रही, ये ज्यादती उनके साथ एस्टेब्लिशमेंट और एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर टाउटगिरी के चक्कर में आसिफ जरदारी और दीगर जरदारी खानदान जिनमें बिलावल और आसिफा शामिल हैं, ये लोग मिलकर सिंध के अवाम के साथ गद्दारी कर रहे हैं। सिंध के अवाम इस बात को समझ लें। बंद कमरों में मिलिट्री ऑफिसर्स के सामने बैठकर जरदारी साहब ने बाकायदा इन नहरों की मंजूरी दी हुई है जिसके तहरीरी और विजुअल सबूत मौजूद हैं। डॉन अखबार ने भी इसके बारे में लिख दिया है। अब जाओ जाके डॉन अखबार पे केस कर दो, ये सिंपल। नाज़रीन, एक संभाल के रखने वाला बयान मिल गया है और ये बयान आपने अपने पास संभाल के रखना है। एक वक्त आएगा ये बयान हमारे बहुत काम आएगा क्योंकि ये बाद में चैंपियन बन जाते हैं जमहूरियत के।
तो जब ये जमहूरियत के चैंपियन बन जाते हैं तब इनके सामने इस तरह के बयानात ज़रूर रखने चाहिए। पीका एक्ट के तहत सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमात और गिरफ्तारियों को बहैसियत वजीर ओन करता हूं। ये कौन कह रहा है? तलाल चौधरी। ये बयान अपने पास रख लीजिएगा बस, कि पीका एक्ट के तहत जो कुछ भी सहाफ़ियों के साथ हुआ, गिरफ्तारियां हुई, जो उनके खिलाफ मुकदमात हुए, उसको बतौर वजीर मुस्लिम लीग नून ने ओन कर लिया है। और ये तलाल चौधरी जो नवाज शरीफ के और मरियम के बहुत करीब है, इस शख्स ने ओन किया है। तो ये रिकॉर्ड के ऊपर रखना है और हमने हमेशा इसको याद रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। ये ना वो कल को ये कहें जनाब कि ये जुल्म हो गया, मीडिया पे पाबंदी लग गई, ये फ़लाँ चीज़ क्यों हो गई, ये चीज़ क्यों हो गई। अब नवाज शरीफ की आप हालत देखें कि जिन्होंने कौमी सलामती कमेटी के इजलास में इसलिए शिरकत नहीं की बकौल उनकी पार्टी के कि वो बीमार थे, वो अब गवाल मंडी गए हैं अपने दोस्तों से मिलने और पुरानी यादें ताज़ा कर दें। ये दुनिया अखबार में रिपोर्ट हुआ है कि मियाँ साहब गवाल मंडी पहुँच गए, अपने पुराने दोस्तों को मिले, अपनी पुरानी यादें ताज़ा की, वहाँ पर बहुत टाइम गुजारा, वापस। तो कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में क्यों नहीं गए? ये सब जानते हैं क्यों नहीं गए, क्योंकि मियाँ साहब यास्मीन राशिद से हारने के बाद किसी को भी फेस नहीं कर सकते, किसी का भी सामना नहीं कर सकते, और वो एक दुखी आत्मा बन के भी दिखाते हैं कि मैं बहुत नाराज़ हूँ, मेरे साथ बड़ी ज़्यादती की गई। हालांकि कोई ज़्यादती मियाँ साहब के साथ नहीं हुई। उन्होंने 2 नंबर और धांधली वाले तरीके से अपनी बेटी को वज़ीर आला और भाई को वज़ीर आज़म लगवाया है। नाज़रीन, कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो शेख वक्कास अकरम साहब ने दिए हैं। एक तो इन लोगों ने फैसला किया कि ईद के फ़ौरन बाद तौहीन अदालत की दरखास्त लेकर जाएंगे अडियाला जेल इंतजामिया के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने अदालती फैसले पर अमल दरामद होने ही नहीं दिया। लार्जर बेंच ने कहा कि इनकी मुलाकात करवाओ, मुलाकात करने पहुंचे, उन्होंने मुलाकात ही नहीं करवाई। जूते की नोक पर रखा अदालत का फैसला। तो लार्जर बेंच के फैसले की इससे ज़्यादा तौहीन हो ही नहीं सकती, तजलील हो ही नहीं सकती। लेकिन जज अगर बेइज्जती महसूस करें तो उनको तो इसके ऊपर खुद नोटिस लेना चाहिए था। लेकिन पीटीआई कह रही है जी कि हम ईद के बाद जो पहला वर्किंग डे है हम जाएंगे और जाकर इसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे। शेख वक्कास अकरम साहब ने कुछ जुल्म और ज़्यादतियाँ जो हुई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ, उनको एक्सपोज किया है, वो मैं आपको बताऊंगा। और शेर अफजल मरवत साहब के स्टेटमेंट के ऊपर भी उन्होंने जवाब दिया, वो भी आपको मैं बताऊंगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।